आज हम बात करने वाले हैं समुद्री इतिहास की एक ऐसी अनसुलझी पहेली की, एमवी जोइता की। चलिए साथ मिलके इस भूतिया जहाज के राज से पर्दा उठाते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 1955 और जगह दक्षिण प्रशांत महासागर की अथाह गहराइयां। यहीं से एक ऐसे रहस्य ने जन्म लिया जो आज तक किसी के पल्ले नहीं पड़ा। जरा सोचिए, कप्तान जेराल्ड डगलस अपने जहाज तुवालू पर थे और तभी उनकी नज़र क्षितिज पर टिक गई। उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक जहाज लहरों के रहमो करम पर बस बहता जा रहा था और वो बिल्कुल खाली था, एकदम वीरान। सच कहें तो एक असली घोस्ट शिप। उस जहाज पर पूरे 25 लोग थे। सोचिए, 25 जिंदगियां, और उनमें से एक भी इंसान वहां नहीं था। सब के सब गायब, ना कोई सुराग, ना कोई निशान। ऐसा लगा मानो समुंदर ही उन सबको निगल गया हो। तो सवाल ये है कि जब जोइता मिली तो वो किस हाल में थी, क्योंकि कहानी के असली सुराग वहीं से मिलने शुरू होते हैं। पहली बात तो ये कि जोइता अपनी मंजिल से करीब करीब 600 मील दूर मिली। वो एक तरफ बुरी तरह झुकी हुई थी, उसका ढांचा भी काफी टूटा फूटा था, और सबसे डरावनी बात, उस पर मौजूद 16 क्रू मेंबर और 9 यात्री, इनमें से किसी का कोई अता पता नहीं था। सब गायब। अब देखिए, इस जहाज की पहेली को सुलझाना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके अतीत में। एक ऐसा अतीत जिसकी शुरुआत तो ग्लैमर से हुई थी, लेकिन जिसका अंत शायद एक श्राप से जुड़ा था। ये जहाज हॉलीवुड की चकाचौंध में पैदा हुआ था। इसे बनवाया था एक मशहूर डायरेक्टर रोलैंड वेस्ट ने, और अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम रखा जोइता, जिसका मतलब होता है छोटा सा गहना। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियों में हमेशा एक लेकिन होता है, और यहां वो लेकिन था एक श्राप, जो कहा जाता है कि इसके बनने के साथ ही इस पर लग गया था। इस जहाज ने भी क्या क्या दिन नहीं देखे। सोचिए, हॉलीवुड की एक आलीशान यॉट से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी नेवी का गश्ती जहाज बन गया। फिर इसे मछली पकड़ने वाले जहाज में बदल दिया गया, और हाँ, इसी दौरान इसमें खास कॉर्क की लाइनिंग लगाई गई थी। ये बात जरा याद रखिएगा, आगे काम आएगी। और आखिरकार ये कप्तान डस्टी मिलर के हाथों में आ गया। और फिर वो दिन आ ही गया, 3 अक्टूबर 1955। जोइता अपने आखिरी सफर पर निकलने वाली थी। एक ऐसा सफर जो शुरू होने से पहले ही खतरों से घिरा हुआ था। जरा माहौल को समझिए। कप्तान थॉमस डस्टी मिलर कर्ज में डूबा हुआ था। उसका जो फर्स्ट मेट था चार्ल्स सिम्पसन, वो उसे फूटी आग नहीं सुहाता था। और तो और, जहाज के 2 में से सिर्फ एक ही इंजन काम कर रहा था। इन सब के बीच यात्रियों में एक सर्जन भी था जो किसी का बेहद जरूरी ऑपरेशन करने जा रहा था। मतलब हवा में ही एक अजीब सी टेंशन थी। जहाज पर जो सामान लदा था उसमें मेडिकल सप्लाई, खाने पीने और लकड़ी के अलावा 80 खाली तेल के ड्रम भी थे। अब देखिए, ये खाली ड्रम और वो कॉर्क की लाइनिंग जिसका मैंने जिक्र किया था, इन दोनों की वजह से जोइता एक ऐसा जहाज बन गया था जो प्रैक्टिकली डूब ही नहीं सकता था, अनसिंकेबल। और जानते हैं, यही बात इस पूरी मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा देती है। चलिए अब वापस उस वीरान जहाज पर लौटते हैं। जब जांच करने वाले उस पर पहुंचे तो उन्हें वहां क्या क्या मिला। हर सुराग अपने पीछे एक और बड़ा सवाल छोड़ रहा था। पता चला कि जहाज में एक जंग लगे पाइप से पानी भर रहा था। पानी निकालने वाले जो पंप थे वो जाम पड़े थे, बेकार। सारी की सारी लाइफ राफ्ट्स और एक छोटी नाव गायब थी। जहाज की लॉगबुक, नेविगेशन का सामान, यहां तक कि बंदूकें, सब कुछ नदारद था। और सबसे अजीब बात, एक इंजन को गद्दों से क्यों ढका गया था? इसका क्या मतलब था? लेकिन शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सुराग था जहाज का रेडियो। पहली बार देखने पर लगा कि अरे, इसके तार की तो मरम्मत हुई है, ये ठीक है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। तार टूटा हुआ था और किसी ने बड़ी चालाकी से उस पर पेंट कर दिया था ताकि वो ठीक दिखे। मतलब साफ धोखा। और इसका नतीजा, जहाज का रेडियो सिर्फ 2 मील तक काम कर सकता था। खुले समंदर में ये तो ना के बराबर है। और एक और चीज थी, जहाज पर जितनी भी घड़ियां थीं वो सब एक ही वक्त पर रुकी हुई थीं, रात के 10:25 पर। इसका मतलब साफ था, जो भी मुसीबत आई वो रात के अंधेरे में आई और अचानक आई। और फिर वो सुराग मिला जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए। डेक पे एक डॉक्टर का बैग पड़ा था, और जब उसे खोला गया तो अंदर से खून में डूबी हुई 4 पट्टियां मिलीं। अब सवाल यह था कि यह किसी हादसे का नतीजा था या फिर किसी खूनी खेल का।
तो इन सब बिखरे हुए सुरागों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो क्या तस्वीर सामने आती है? आखिर हुआ क्या था जॉयता पर? चलिए आप कुछ सबसे मजबूत थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। कप्तान मिलर के एक दोस्त थे, कप्तान एस.बी. ब्राउन। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी पहेली का दिल है। उन्होंने कहा, मिलर जॉयता को कभी जिंदा नहीं छोड़ता क्योंकि उसे पता था कि यह जहाज डूब नहीं सकता। तो फिर सवाल वही है, एक इतना तजुर्बेकार कप्तान एक ऐसे जहाज को बीच समंदर में क्यों छोड़ेगा जिसके डूबने का कोई चांस ही नहीं था? तो पहली थ्योरी है घबराहट में जहाज छोड़ देना। इसके पक्ष में ये दलील है कि भाई जहाज में पानी भर रहा था, बाहर भयंकर तूफान था, पंप भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके खिलाफ जो बात जाती है वो ये कि उस तूफानी समंदर में छोटी छोटी नावों पर उतरना उस न डूबने वाले जहाज पर रहने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। फिर आती है दूसरी थ्योरी, बगावत या हिंसा। वो खून से सनी पट्टियां, कप्तान और उसके फर्स्ट मेट के बीच की दुश्मनी, गायब हुई बंदूकें, ये सब इसी तरफ इशारा करती हैं। पर तो फिर कोई लाश क्यों नहीं मिली? लड़ाई झगड़े का कोई और सबूत क्यों नहीं था? और एक तीसरी थ्योरी भी है, किसी बाहरी ताकत का हमला। जहाज से मेड इन जापान लिखे कुछ पुराने चाकू मिले थे जिससे लोगों ने समुद्री डाकों का अंदाजा लगाया। लेकिन ये चाकू बहुत पुराने थे और ना ही कभी फिरौती की को मांग आई, ना ही किसी तीसरे के होने का कोई और पक्का सबूत मिला। लोगों का गायब होना तो एक रहस्य है ही, पर खुद जॉयता का जो अंजाम हुआ वो भी कम अजीब नहीं है। उस हादसे के बाद जब जॉयता को बचाया गया तब भी उसकी बुरी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो 2 बार और जमीन से जा टकराई। आखिर में लोगों ने उसे शापित मान लिया और उसके पुर्जे पुर्जे निकालकर बेच दिए गए। और 1970 आते आते उसका बचा खुचा ढांचा भी एक सुनसान बीच पर गलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो जहाज तो खत्म हो गया और वो 25 लोग भी वक्त के समंदर में कहीं खो गए। सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्या जॉयता का सच कभी समंदर की गहराइयों से बाहर आ पाएगा, या ये कहानी हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर ही रह जाएगी?